प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो या वायरस सेल हो, प्रोकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो या वायरस हो, इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल का काम या तो डीएनए करेगा या फिर आरएनए करेगा। प्रोकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो, वायरस हो, इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल का काम या तो डीएनए करता है या आरएनए करता है। डीएनए को भी जेनेटिक मटेरियल का कहते हैं और आरएनए को भी जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। दोनों को ही जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है क्योंकि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम करते हैं। डीएनए और आरएनए के बारे में बोल रहा हूँ कि डीएनए और आरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन में कैरी करने का काम करते हैं, इसीलिए डीएनए और आरएनए को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है इनके अंदर, डीएनए और आरएनए के अंदर जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन होती है और वो इंफॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन में जाती है, इसे ही जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल की डेफिनेशन क्या है? जेनेटिक मटेरियल की डेफिनेशन यही है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उनको कैरी करने का काम करता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। डीएनए और आरएनए को न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। वैसे आरएनए साइटोप्लाज्म में भी होता है। तो आपको बताया कि चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो या वायरस हो, उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। डीएनए और आरएनए के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, इसीलिए इनको कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन में कैरी करने का काम करते हैं। डीएनए और आरएनए को न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। कुछ वायरस होते हैं जैसे प्लांट वायरस के अंदर, स्पेशली प्लांट वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा वो करेगा आरएनए। यानी कि प्लांट वायरस जैसे टीएमवी वायरस है, टोबैकोमोजेक वायरस है, बैक्टीरियोफेज है, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है टीएमवी के अंदर, टीएमवी बैक्टीरियोफेज में, टीएमवी बैक्टीरियोफेज है, यानी कि ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया सेल पर अटैक करता है उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो टीएमवी ऐसा ही एक वायरस है जो बैक्टीरिया सेल पर अटैक करता है, इसीलिए इसको बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं। तो ये एक वायरस है, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है वो करता है आरएनए। तो मैंने आपको बताया कुछ प्लांट वायरस है जैसे टीएमवी, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल का काम आरएनए करता है। बाकी लिविंग बींग्स में जेनेटिक मटेरियल का काम डीएनए करता है। कुछ प्लांट वायरस है जिनके अंदर, जैसे ये मैंने बताया, इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल का काम आरएनए करता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया सेल के अंदर या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो वहाँ पर जो डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, बैक्टीरिया के अंदर या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो पूरी तरह से सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट रहता है, फैला रहता है और इसे न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, इसे न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल है, जैसे एनिमल सेल है, जैसे हमारे अंदर जो सेल है उसके अंदर जो डीएनए होता है, भाई बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो पूरी सेल के अंदर बिखरा हुआ होता है। कुछ डीएनए सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो पूरी सेल के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होती नहीं है, तो पूरी सेल के अंदर वो फैला रहता है और उस फॉर्म में जो डीएनए पाया जाता है, जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है और फैला हुआ पाया जाता है बैक्टीरिया सेल या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो हिस्टोन प्रोटीन से अटैच रहता है, बंधा हुआ रहता है।
तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो पूरी सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहता, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। देखिए इस तरह से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डीएनए को पूरी सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने देती, ये डीएनए को बांधे रखती है। दूसरी बात, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन से बंधा हुआ रहता है, टाई अप रहता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड रहता है, अटैच रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। डीएनए का हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ना, इस कॉम्बिनेशन को डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन, क्योंकि डीएनए है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए क्या है न्यूक्लिक एसिड और हिस्टोन क्या है प्रोटीन है। तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन यानी कि न्यूक्लिक एसिड और हिस्टोन प्रोटीन, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड है तो यहां से हमने लिया न्यूक्लिक सम, प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन है, तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन हमने क्या बोला न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन कंडेंस होकर, कंबाइंड होकर क्रोमेटिन सबस्टांस बनाती है, और ये क्रोमेटिन सबस्टांस सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम कहलाते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड के कुछ डिस्कवरी के बारे में। तो न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया सबसे पहले फ्रेडरिक मिसर ने। फ्रेडरिक मिसर ने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था 1869 में। पस सेल्स के अंदर मवाद की कोशिकाओं में न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया गया था फ्रेडरिक मिसर के द्वारा, और उन्होंने इसको पस सेल के अंदर मवाद की कोशिकाओं में डिस्कवर किया था और इसको नाम दिया था न्यूक्लिन। इसको न्यूक्लिन नाम दिया गया था फ्रेडरिक मिसर के द्वारा। उसके बाद फ्रेडरिक मिसर ने इसको 1869 में डिस्कवर किया। उसके बाद हार्टविग ने 1884 के अंदर, 1884 के अंदर ये बताया कि ये जो न्यूक्लिन है जो खोजा गया है फ्रेडरिक मिसर के द्वारा 1869 में, तो ये जो न्यूक्लियन है, इसने बताया, हार्टविग ने बताया कि ये जो न्यूक्लियन है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम करता है। ये ट्रांसफॉर्मिंग या ट्रांसमिटिंग, या हम कहें कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का काम करता है, ये बताया हार्टविग ने 1884 के अंदर। उसके बाद अब मैंने आपको बताया कि भाई फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया और सबसे पहले इन्होंने न्यूक्लिक एसिड को नाम दिया था न्यूक्लिन। उसके बाद हार्टविग आए। हार्टविग ने 1884 के अंदर बताया कि भाई ये जेनेटिक मटेरियल का काम करता है और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम करता है। उसके बाद फ्रेडरिक मिसर ने जो नाम न्यूक्लिन दिया था, आल्टमैन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1889 के अंदर 1889 के अंदर आल्टमैन ने न्यूक्लिन नाम को रिप्लेस करके उन्होंने इसे न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। मैंने आपको बताया कि भाई न्यूक्लिक एसिड का पहले नाम था न्यूक्लियन, उसके बाद आल्टमैन ने इसको नाम दिया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में भी 2 टाइप, डीएनए और आरएनए। लगभग लिविंग की बीइंग के अंदर, सभी लिविंग बीइंग में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। प्लांट वायरस को छोड़कर सभी लिविंग बीइंग के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, जबकि कुछ प्लांट वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप का होता है, डीएनए और आरएनए। तो हम सबसे पहले डीएनए को स्टडी करेंगे। डीएनए
होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी का मतलब होता है इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, इसके अंदर जो शुगर होती है, डीएनए के अंदर जो शुगर पाई जाती है, पेंटोज जो शुगर होती है, उसके अंदर एक ऑक्सीजन एटम कम होता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। बात करते हैं डीएनए के लेंथ की। देखिए डीएनए की लेंथ या तो हम बीपी से मापते हैं, बेस पेयर से मापते हैं, या न्यूक्लियोटाइड से मापते हैं। देखिए तो डीएनए की लेंथ कैसे मापते हैं? डीएनए की लेंथ या तो हम बेस पेयर से मापते हैं। बेस पेयर का मतलब जैसे एक बेस पेयर, एक बेसीय है, दूसरा बेसीय है, तो ये बेस का एक पेयर हो गया, जैसे एडेनिन थाइमिन, साइटोसिन यूरेसिन, तो ये बेस पेयर है। जैसे यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ पर थाइमिन है, यहाँ पर साइटोसिन है, सी है, तो यहाँ पर ग्वानिन है। तो डीएनए की जो लेंथ है वो बेस पेयर से नापते हैं। जैसे यहाँ पर एक बेस पेयर हो गए, दो बेस पेयर हो गए, तीन बेस पेयर हो गए, 4, 5, 6, 7, तो इसकी जो लंबाई है, इस डीएनए की लंबाई है वो है 7 बीपी। यानी कि इस डीएनए के अंदर कितने बीपी हैं? 7 बीपी है, 7 बेस पेयर है। दूसरा डीएनए की लंबाई हम न्यूक्लियोटाइड से भी मापते हैं। जैसे देखिए ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, चौथा न्यूक्लियोटाइड है, पांचवा न्यूक्लियोटाइड है, छठा, सातवां, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड। तो हम डीएनए की लेंथ न्यूक्लियोटाइड से भी माप सकते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने न्यूक्लियोटाइड है? 7 न्यूक्लियोटाइड है। 7 न्यूक्लियोटाइड इधर है, 7 न्यूक्लियोटाइड इधर है। बशर्ते हम न्यूक्लियोटाइड हैप्लॉइड ही मापते हैं, समझिए। ये मापेंगे, सिर्फ ये नहीं मापेंगे, एक ही तरफ का मापते हैं। तो इसमें बेस पेयर भी 7 है, बेस पेयर को हम काउंट करके डीएनए की लेंथ निकालना चाहें तो वो भी आ जाएगी। अगर हम न्यूक्लियोटाइड को काउंट करके डीएनए की लेंथ निकालना चाहें तो वो भी आ जाएगी। जैसे हम डीएनए को काउंट करना चाहें, डीएनए की लेंथ को काउंट करना चाहें, तो देखिए बैक्टीरियोफेज, मैंने बताया बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं, ऐसे वायरस जो बैक्टीरियो को फेज करते हैं, खा जाते हैं, अटैक करते हैं। बैक्टीरिया पर अटैक करने वाले वायरस को बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज 5X174 के अंदर जो डीएनए होता है वो कितना लंबा होता है? वो होता है 5386, 5386 न्यूक्लियोटाइड लंबा होता है। बैक्टीरियोफेज लेम्डा के अंदर जो डीएनए होता है वो कितना लंबा होता है? 48502 न्यूक्लियोटाइड लंबा होता है। इकोलाई के अंदर, इकोलाई एक बैक्टीरिया जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है, इकोलाई के अंदर जो डीएनए होता है वो कितना लंबा होता है, उसकी लेंथ कितनी होती है? तो ये भी हम न्यूक्लियोटाइड से मापेंगे। 4.6 × 10⁶ न्यूक्लियोटाइड। अब ह्यूमन के हैप्लॉइड के अंदर, ह्यूमन के हैप्लॉइड जीनोम के अंदर कितना बीपी लंबा या कितना न्यूक्लियोटाइड लंबा डीएनए पाया जाता है? तो देखिए 3.3 × 10⁹ न्यूक्लियोटाइड लंबा डीएनए पाया जाता है। अब बात करते हैं डीएनए के कंपोजिशन की। तो डीएनए का कंपोजिशन क्या है? डीएनए के अंदर देखिए नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, डीएनए के अंदर शुगर पाई जाती है जिसे पेंटोज शुगर भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर 5 कार्बन होते हैं। डीएनए के अंदर जो शुगर पाई जाती है उसको पेंटोज शुगर या डीऑक्सीराइबोज शुगर भी कहते हैं। और डीएनए के अंदर पाया जाता है फॉस्फेट ग्रुप। तो डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो नाइट्रोजन बेसिस 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन के अंदर डबल रिंग होती है, एक हेक्सा रिंग होती है, दूसरी पेंटा रिंग होती है, जबकि पिरिमिडिन के अंदर एक ही हेक्सा रिंग पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो कैसा लगा? ये बेसिक है। अब हम इसमें नाइट्रोजन बेसिस की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे,
एक वीडियो के अंदर नाइट्रोजन की बेसिस जो नाइट्रोजन बेसिस की जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। इसी में अगर ऐड कर दें तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए नाइट्रोजन बेसिस की स्ट्रक्चर, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरिसिल के बारे में अगले वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।